हेलो गाइस, आज हमारी क्लास रहेगी वैदिक संस्कृति एवं चारों वेद संपूर्ण अध्ययन नोट्स हैं ये। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो बता सकते हैं। विशेष संकलन इसका यूपीएससी एमपीएससी एंड सारे जितने भी स्टेट ऑल एग्ज़ाम हैं सबके लिए उपयोगी है ये क्लास। तो आप पढ़िए। वैदिक काल, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल क्या है? वैदिक काल सामान्य परिचय एवं विभाजन। वैदिक काल सामान्य परिचय एवं विभाजन उसका। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम आर्य सभ्यता है। तो सबसे पहले पता ही आपको प्राचीनतम है, अभी की नहीं है, प्राचीन सभ्यता है ये, आर्य सभ्यता है। जिसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? चार दिए गए हैं आपको। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, चार दिए गए हैं। इसकी जानकारी हमें यहीं से मिलती है पूरे वैदिक साहित्य की। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय के विपरीत, सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय थी उसके विपरीत वैदिक सभ्यता का एक ग्रामीण एवं पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। एक ग्रामीण थी और पितृसत्तात्मक थी, मतलब जो वंशानुगत थी वो थी। जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, पुजारी का बेटा पुजारी ही बनेगा, ये संस्कृति चल रही थी। आगे इसमें विभाजन बताया गया है। विभाजन, समय सीमा दी गई है, मुख्य क्षेत्र दिया गया है, मुख्य स्रोत दिए गए हैं। जो ऋग्वैदिक काल का प्रारंभिक काल है ये, उत्तर वैदिक काल ये बाद का है। तो ऋग्वैदिक काल में जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहेगा। और जिस सप्त मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा वाला क्षेत्र रहेगा। और मुख्य स्रोत इसका ऋग्वेद है। इसका जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कुरु पांचाल क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहेगा। जो इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं उत्तर वैदिक साहित्य शामिल है। इनमें 3 वेद हैं और उत्तर वैदिक काल भी शामिल है। तो अपन को इसमें विभाजन पता ही है, अपन को 2 पार्ट में डिवाइड में कल भी पढ़ा था ये अपन ने पहले वाली क्लास में भी इसके। इसके बाद आर्यों का मूल निवास बताएंगे। मूल निवास अर्थात आर्य आए कहाँ से हैं। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। जो अलग अलग जहाँ से जो वैज्ञानिक आए, विद्वान आए, उनका अलग अलग मत कि वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए। अब देखते हैं अपन किसने क्या बताया है। मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए। इनका सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य मत है इनका, सबसे मान्य सिद्धांत है इनका। किसका? मैक्स मूलर का। इन्हें क्या बताया कि मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए हैं। बाल का घर तिलक रहे उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। इन्होंने बताया कि आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी नॉर्थ पोल से आए हैं, नॉर्थ पोल है ना। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से आए हैं, यानी चीन वाला एरिया, चीन के ऊपर तिब्बत से आए हैं। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया सत्यसेंद्र प्रदेश से आए हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि अल्पाइन पर्वत क्षेत्र से यानी यूरेशिया से आया है। यूरेशिया बनता है यूरोप प्लस एशिया से मिलकर, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया इसका साथ में नाम है यूरेशिया। फिर ने बताया है कि अल्पाइन पर्वत क्षेत्र से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं। सबके अलग अलग मत है। सबसे ज़्यादा मान्य मत है किनका? मैक्स मूलर का। अब भौगोलिक विस्तार एवं नदियाँ बता दे रहे हैं कौन कौन सी थी। तो भौगोलिक विस्तार एवं नदियाँ, ऋग्वेद में 31 नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में मुख्यतः कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें 25 नदियाँ ऋग्वैदिक सूक्तों में वर्णित है। कितनी? 25 नदियाँ किसमें? ऋग्वैदिक सूक्तों में वर्णित हैं। टोटल कितनी हैं? 31 नदियाँ हैं और 25 नदियाँ ऋग्वैदिक सूक्त में वर्णित बताई गई हैं। और सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। इसे नदीत्मा कहा गया है, नदियों की आत्मा बसती है इसमें। नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है इसे। नदीत्मा का मतलब होता है नदियों की आत्मा, या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है इसको। सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी नदी है जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी है। गंगा का उल्लेख केवल 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो याद रखना है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। और नदीत्मा जो है पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख मिला है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा अधिक बार उल्लेख मिला है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, सबके प्राचीन नाम अपन ने पहली क्लास में बता दी थी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विपाशा, ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है। झेलम को बेतस्ता कहा गया है। रावी को पुरुषनी कहा गया है। चिनाव को अस्किनी कहा गया है। सतुद्री को सतलुज कहा गया है। कुंभा को काबुल कहा गया है। सबके न्यू नेम और पुराने नेम दोनों हैं, ओल्ड नेम और न्यू नेम याद कर सकते हैं अपन। आगे देखो,
चारों वेद बताए गए, उनका विस्तृत वर्णन बताया गया है। वेदों को क्या बोला है? संहिता बोला है। तो देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद का ज्ञान का वेद बोला है, इससे सबसे पुराना वेद है। परिचय, यह मानव जाति का सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज एवं प्रथम वेद है। यह मानव जाति का सबसे प्राचीन और दस्तावेज कहा गया है, जो लिखा हुआ है दस्तावेज है और प्रथम वेद है ये। संरचना कैसी है? इसमें 10 मंडल हैं, 10 से 28 सूक्त हैं, 217 मूल रूप से हैं और 11 बाल खिल हैं, बाद में जोड़े गए हैं जो। 10,580 ऋचाएँ हैं इसकी। तृतीय मंडल में क्या क्या दिया गया है? विश्वामित्र द्वारा रचित इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सर्वित्र सूर्य देवी को समर्पित, सावित्री और सूर्यदेव को समर्पित जो है, सविता बोला है, सविता और सूर्यदेव को समर्पित जो है ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें इंपोर्टेंट रिपोर्टर बताए गए हैं कौन कौन से मंडल। संरचना बताई गई है। तृतीय मंडल, सातवां मंडल में वशिष्ठ द्वारा रचित है ये। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा है, तो सातवां किसके द्वारा? वशिष्ठ द्वारा है। इसमें दशराग युद्ध यानी परशुनी नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया था, दशराग युद्ध, उसके बारे में, जिसमें 5 आर और 5 अनार शामिल थे। परशुनी नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया युद्ध कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। 9वें मंडल में है, सोम देवता को समर्पित है। सोम ऋषि या सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त शामिल है इसमें। पहली बार 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है किसमें? 10वें मंडल में। और मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में है इसमें उल्लेख। पुरोहित ऋग्वेद का पाठ करने वाले को पुरोहित कहा जाता है। जो ऋग्वेद का पाठ पढ़ता है, ऋग्वेद का पाठन करता है, उसे पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित वही कहलाता है जो ऋग्वेद का पाठ करता है, उसे क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। होत्र, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को पुरोहित, ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं होत्र। आगे सामवेद के बारे में, सामवेद के बारे में बताएंगे। सामवेद के बारे में गायन एवं संगीत का वेद कहा गया है इसके। इसमें जो है गीत वगैरह है, संगीत है और गाने के लय के बारे में बताया गया है। सारे गा मप्पा के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसका परिचय क्या है? परिचय है इसमें सामवेद में जो है गायन एवं संगीत का वेद है। इसमें परिचय है इसका। साम का अर्थ होता है गायन। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। संगीत की शुरुआत यहीं से मानी गई है, सामवेद से। सामवेद को गायन एवं संगीत का वेद तो कहा ही जाता है, पर इसकी परिचय बताया गया है कि देखो साम का अर्थ होता है गायन और भारतीय संगीत जो सारे गामा पाधानी है वहीं यहीं से स्टार्ट हुआ है। यहीं से यहाँ का जनक बोला जाता है इसको, सामवेद को। इसका संरचना कैसी है इसकी? इसमें 1875 ऋचाएँ हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना हो तो कर सकते हैं। अधिकांश ऋग्वेद से ली गई हैं, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल 99 मूल है, ओनली 99 मूल है इसमें, जो मूल रूप से ली गई हैं, खुद की हैं इनकी। विशेषता क्या है इसमें? संगीत के 60 स्वर, सारे गामा पाधा नी। हमने पहले बताया है कि 7 स्वर इसके जो सारे गामा पाधा नी है, प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है, इनमें इसी में मिलता है सामवेद में। पुरोहित को, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसके पढ़ने वाले यानी पाठक को क्या कहा जाता है? सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता, उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है इसका क्या? परिचय इम्पोर्टेंट है, संरचना इम्पोर्टेंट है, विशेषता और पुरोहित। और क्या याद रखना है? भारतीय संगीत का जनक, 99 मूल और 1875 ऋचाएँ हैं। अधिकांश कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। सारे गामा पाधानी का प्रथम उल्लेख इसी में है। और इसके पाठक को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसके बाद यजुर्वेद के बारे में, तो कर्मकांड पर आधारित है ये। तंत्र मंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या पर आधारित है। यज्ञ का वेद कहा गया है। यज्ञ का वर्णन, यज्ञ के मंत्रों का उल्लेख भी इसी में किया गया है। विशेषता क्या है? ये एकमात्र ऐसा वेद है जहाँ गद्य एवं पद दोनों में रचित है। ये गद्यांश और पद्यांश दोनों में है रचित। और इसमें क्या है? 2 प्रमुख शाखाएं हैं इसमें, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है, उसको वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है। केवल पद में है ये, ओनली पद में है। केवल मूल मंत्र दिए गए हैं इसमें, ओनली जो टोटल मूल मंत्र हैं उसके केवल उसी का वर्णन किया गया है शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद में वात्स्यायनी संहिता भी इसको बोला जाता है। कभी बार वात्स्यायनी ज़्यादा इंपोर्टेंट आ जाता है इसमें। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य पद दोनों में संकलन है इनका। मंत्र प्लस व्याख्या दोनों दी गई हैं। इसका जो डिटेल में अध्ययन है, मंत्र भी है और संहिता
दोनों है मत और की व्याख्या, दोनों का वर्णन है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसके पुरोहित को यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू। अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें? विशेषता गद्य एवं पद दोनों में। बात सैनी संहिता केवल पद्य में है, यानी शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में, केवल मूल मंत्र के साथ। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है। और पुरोहित यानी यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। अथर्ववेद लौकिक जीवन पर। और अथर्ववेद के बाद में पढ़ लेते हैं अपन जो क्या है? लौकिक जीवन का वेद है। किसका वेद है? लौकिक जीवन का वेद है ये। परिचय क्या है इसका? अथर्वा एवं अंगिरा ऋषि ने इनका रचयिता है। इनके कौन रचयिता है? अथर्वा या अंगिरा ऋषि, अंगिरस ऋषि। अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि दोनों ने मिलकर इसको रचित किया है, इसका प्रारंभ किया है, इसको रचा है, इसको बनाया है। इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। दोनों ने मिलकर करा है, इसलिए उनका नाम मिलजुल कर अथर्वांगिरस बोला जाता है। विषय वस्तु क्या है इसकी? औषधि शास्त्र, जादू टोना, वशीकरण। औषधि शास्त्र, जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास, गृह निर्माण, रोग निवारण एवं तथा राज्य के कर्तव्य के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वैसे औषधि शास्त्र यानी देखो चिकित्सा से संबंधित जानकारी हो गई। जादू टोना यानी तांत्रिक विद्या से संबंधित हुई। वशीकरण वो भी तंत्र मंत्र से ही जोड़ी गई है। अंधविश्वास तो तंत्र मंत्र के साथ अंधविश्वास रहेगा तब तो तंत्र मंत्र होगा। गृह निर्माण मतलब वास्तुकला किस प्रकार है वो भी है। रोग निवारण कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे रोगों को दूर किया जा सके। तथा राजा के कर्तव्य के बारे में भी उल्लेखन में किया गया है। राजा को कैसे किस नियम पर आधारित उल्लेख कैसे कर्तव्य किए करने चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये जी, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। तो पूछा जाता है सभा समिति का सबसे पहले उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद में है। और उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। याद रखना, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर पूछे सभा समिति का उल्लेख सबसे पहले किस में है तो ऋग्वेद में सबसे पहले इनका उल्लेख किया गया था। पर जो इनका जो प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख है वो किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तो याद रखना। और पुरोहित इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद का निरीक्षण एवं संचालन करने वाले प्रधान या पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है सबकी, चारों के हैं। पहले को क्या बोला जाता है? होत्र कहा जाता है ऋग्वेद को। फिर यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? तो उद्गाता, फिर अथर्वयु, फिर उसके बाद ब्रह्मा। तो सबके पढ़ने वाले को, पाठन करने वाले को भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। वेदत्रयी में कौन कौन शामिल है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदत्रयी में शामिल है। कभी कौन आ जाता है वेदत्रयी क्या है तो कौन शामिल है? तो 3 वेद शामिल हैं। और वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसके शामिल नहीं है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, ये बात का है। तो क्या है? ये बात का है, इसलिए ये शामिल नहीं है। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने आज काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। शुरू से पहले अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया कि इसमें चार वेद और उनका संपूर्ण अध्ययन पढ़ा है। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, क्या क्या इसमें शामिल है, क्या क्या इसमें शामिल नहीं है। वैदिक काल के बारे में पढ़ा है, आर्यों का मूल निवास पढ़ा है, भौगोलिक विस्तार, नदियाँ पढ़ी हैं, इनमें अपन ने चारों वेदों के बारे में पढ़ा है। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। अभी और भी है PDF, लेकिन इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि इतनी सही है तो ज़्यादा याद नहीं होगा। इतना इतना पढ़ते जाओ तो याद होता जाएगा। जो कल पढ़ा है वो भी और जे भी सब याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। अच्छी क्लास लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर जिससे और लोगों की मदद हो सके। थैंक यू फॉर द क्लास।